गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने राजनीति विज्ञान के अंदर लेसन फर्स्ट पढ़ा था जिसका नाम था न्याय, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता क्या होता है? शक्ति क्या होती है? शक्ति वह होती है जिससे हम कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, कोई भी कार्य करा सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। सत्ता किसी भी कार्य पर या किसी भी शासन पर अपनी सत्ता बनाए रखना, अपने आप को स्थापित रखना, स्टेबल रखना, वो कहलाती है सत्ता। और वैधता, जो कार्य पूर्ण रूप से वैध है, लीगल है और सरकार के द्वारा कानून के अंतर्गत आ रहा है, उस कार्य को सुचारू रूप से करना क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये आपस में तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें हम सबसे पहले शक्ति पढ़ेंगे कि शक्ति होता क्या है। शक्ति राजनीति विज्ञान की एक मूल अवधारणा है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ पर राजनीति करने के लिए हर नियम बनाए गए हैं और उनका निर्णय लिया गया है। उन सभी के निर्णय लिए जाने के लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं। तो इन सभी को अधिकारों और कर्तव्यों को बांटा गया है कि हम किस प्रकार से अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से कार्य हैं। कार्यों को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। कि कोई भी कार्य प्रॉपरली, सुचारू रूप से, सही ढंग से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति निर्बल है, उसके पास शक्ति नहीं है, तो वह किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी, भले राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आज हम अपने परिवार के अंदर भी देखें, जिसके पास शक्ति है, जो बोलने में सक्षम है, अपनी बातों को अच्छे से कर सकता है, कहलवा सकता है या उसको करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, वही क्या कर सकता है? उसके पास शक्ति है, वही शक्ति का सुचारू रूप से विकास कर सकता है, पालन कर सकता है और शक्ति के माध्यम से अपना कार्य दूसरों से करवा सकता है। तो इस प्रकार से शक्ति की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। समाज में शक्ति का स्रोत क्या है? आदि तत्वों की एक रूपता का अभाव है। आज समाज के अंदर हम देखें तो शक्ति क्या है? जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही प्रकार से करा रहा है या समाज में रहते हुए अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से प्रयोग कर रहा है, वह क्या है? वह शक्ति है। और हम देखते हैं कि प्राचीन समय में राज्य हुआ करते थे, राज्य के अंदर राजा हुआ करते थे और राजा अपनी शक्ति का पालन किसके द्वारा करवाते थे? सैनिक शक्ति के द्वारा। उनके सैनिक हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, और सैनिक ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दूसरे राज्यों को जीतना, राजा के साथ जाना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राज्यों को, दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना। तो ये प्राचीन समय से ही शक्ति की अवधारणा रही है और शक्ति के बिना व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता है। शक्ति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है, समाज में रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर हम आज की प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक युग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आवश्यक है कि व्यक्ति को शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी के अंदर हमारे यहाँ शक्ति के बारे में बताते हुए यूरोपीय चिंतन हुए। यूरोपीय चिंतक थे, विचारक थे, उनमें प्रथम शक्तिवादी विचारक हुए जिनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली ऐसे विचारक थे जिन्होंने शक्ति के बारे में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए कि शक्ति होती क्या है, क्या शक्ति के बिना व्यक्ति का अस्तित्व है या नहीं है। ऐसे ही यूरोपीय विचारकों में हम मैकियावेली का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
यह 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शक्ति पर विचार प्रस्तुत करने वाले यूरोपीय विचारक कौन थे? तो कौन थे? मैकियावेली। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके आईपीएससी बोर्ड के अंदर। तो यूरोपीय चिंतक में प्रथम शक्तिवादी विचारक के नाम से कौन जाने जाते हैं? मैकियावेली जाने जाते हैं। ये तो हुए यूरोपीय विचारक। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे भारत का, भारत की राजनीति पढ़ रहे हैं। जब हम भारत की राजनीति पढ़ रहे हैं तो भारत की राजनीति के अंतर्गत भारत के भी ऐसे बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इसी के अंतर्गत प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि आते हैं। इनके बारे में हम फर्स्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने न्याय की भी व्याख्या की थी कि न्याय क्या है। इन्होंने क्या बताया था न्याय को? इन्होंने न्याय को कानूनी रूप बताया था। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला कि शक्ति क्या है, शक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, शक्ति के क्या क्या रूप हैं। इन सभी के बारे में हमारे जो भारत के प्राचीन चिंतक थे मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि ने शक्ति के बारे में बताया। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय चिंतक ऐसे कौन से भारतीय चिंतक थे जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं या फिर शक्ति के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है? तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा मनु, कौटिल्य और शुक्र। इन्होंने शक्ति पर अपने विविध रूपों के बारे में बताया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए इंग्लैंड के एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था टॉमस हॉब्स। ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान थे। टॉमस हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1651 में। 1651 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियाथन। लेवियाथन में उन्होंने पुस्तक में लिखा कि राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया कि राज्य और राजनीति क्षेत्र में शक्ति का क्या महत्व है, राज्य के लिए और राजनीति के लिए। राज्य क्या है? जहां हम रह रहे हैं। और राजनीति क्या है? जो कि राजनेता लोग करते हैं, वो राजनीति है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो राजनीति विज्ञान है। तो टॉमस हॉब्स ने पुस्तक लिखी लेवियाथन, अब लिखी 1651। इसमें इन्होंने किसको ज़्यादा रेखांकित किया है? इन्होंने किया है राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को सबसे ज़्यादा रेखांकित किया। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि टॉमस हॉब्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। यह हमारे पहले भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन और आगे भी आने की ऐसी संभावना बनी रहती है। तो हमें ध्यान रखना है कि टॉमस हॉब्स कहाँ के विद्वान थे? ये इंग्लैंड के विद्वान थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी लेवियाथन। और इस पुस्तक को कब लिखा गया? 1651 ईस्वी में लिखा गया। और इसके अंदर बताया गया कि राज्य और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति के महत्व को इसमें सबसे ज्यादा रेखांकित किया है। तो ये तो था हमारा प्राचीन समय कि शक्ति के अंतर्गत क्या होना चाहिए, कैसी होती थी शक्ति, राजा महाराजाओं के पास। आज का जो क्षेत्र है, आज हमारे यहाँ राजनेता वगैरह हैं, सरकार है, उनके माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग से तात्पर्य है आज का समय। आज के समय में शक्ति का क्या महत्व है? हम देखते हैं बिना शक्ति के कहीं पर भी कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है वही अपनी समाज में, परिवार में अपनी वैल्यू बना सकता है। बिना शक्ति के किसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जिसके पास शक्ति नहीं है, जो अपनी बातें नहीं मनवा सकता, वह शक्ति का सुचारू रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं शक्ति एक व्यक्ति का गुण है कि उसके अंदर यह एक गुण होना आवश्यक है। तो आधुनिक राजनीति के प्रमुख प्रेरणा चार्ल्स मैरियट ने शक्ति के विभिन्न पक्षों
पक्ष होते हैं, जैसे कि राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, इन सभी के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने वाले कैटलिन, लाउसवेल, मार्गरेट नाउ आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं इनके अलावा भी जिन्होंने शक्ति की अवधारणा, शक्ति के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आते हैं कैटलिन का, लाउसवेल का, मार्गरेट नाउ आदि का। ये तीन और विद्वान हुए हैं जिन्होंने शक्ति की व्याख्या की है, शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अब एक और विद्वान हुए कैटलिन, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था। कैटलिन ने क्या कहा? कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसके रूप में शक्ति के विज्ञान के रूप इसके रूप में परिभाषित किया है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। और इसको प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है। कैटलिन जो है शक्ति को विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं और वो बताते हैं कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। आप हम देख रहे हैं अच्छी तरह से अभी भी आज की राजनीति किस प्रकार की है। सभी सरकार बनने के लिए, सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए आपस में किस प्रकार से संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। पक्ष विपक्षी जो हैं वह सरकार के ऊपर अपना तानाकशी करते रहते हैं, उनकी कमियों को बताते रहते हैं समय समय पर। तो उनके बीच में क्या चलता रहता है? आपस में प्रतियोगिता चलती रहती है। तो इसी प्रकार से कैटलिन ने भी शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित को किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राजनीति जो है वह प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर व्यक्ति आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है। कि ऐसा क्षेत्र बताया जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच में चल रहा है, निरंतर संघर्ष चल रहा है। इसके अंदर सभी व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, दूसरा कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये किसने बताया है? ये बताया है कैटलिन। इसी के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाउसवेल ने एक शक्ति के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार भी आ चुका है कि लाउसवेल की पुस्तक का नाम बताइए। तो इसको ध्यान में रखना है कि लाउसवेल की जो पुस्तक थी वो पुस्तक कौन सी थी? उसकी पुस्तक का नाम था कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है। किसने लिखी है ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी है लाउसवेल। इस पुस्तक का नाम है कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है लाउसवेल के द्वारा। फिर है मैकाइवर ने भी अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित किया है। किसने? मैकाइवर ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने शक्ति के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की है और उसको बताया है कि शक्ति होती क्या है। उसी प्रकार से लाउसवेल ने भी एक पुस्तक लिखी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि लाउसवेल की पुस्तक का नाम बताइए। तो लाउसवेल की पुस्तक है कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है। मैं शक्ति के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की है।
क्लॉसवेल और मैकाइवर के अलावा और भी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसी में ऑर्गेन्स्की ने भी अपने शक्ति के रूप में विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। उन्होंने क्या बताया कि शक्ति क्या है? शक्ति दूसरों के आचरण कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का आचरण कर रहा है, तो दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार जो जिस व्यक्ति का जो शक्ति का उपयोग कर रहा है उसका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के अनुसार यानी उस लक्ष्यों के अनुसार क्या करती है? प्रभावित करने की क्षमता बताया है। किसने बताया है? ऑर्गेन्स्की। क्या बताया है? शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार जो व्यक्ति का लक्ष्य है उसके अनुसार प्रभावित करने की क्षमता बताया है। किसने बताया है? ऑर्गेन्स्की ने बताया है। दूसरा है रॉबर्ट बायरस्टेड। कौन है? रॉबर्ट बायरस्टेड। ये शब्द है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि वास्तविक प्रयोग। इन्होंने कहा कि शक्ति जो है वह बल प्रयोग की योग्यता है, कि हमारे पास ये योग्यता है कि हम शक्ति का प्रयोग कर सकें बल के द्वारा। कि हम शक्ति का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? बल के द्वारा, न कि वास्तविक प्रयोग। बल दिखाना है पर हमें बल का वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही समकालीन सामाजिक चिंतकों में शक्ति का अभिप्राय माना गया है कि कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब वह इसी शक्ति में, इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। इन्होंने बताया समकालीन सामाजिक चिंतक यानी आज के समय का जो शक्ति के बारे में चिंतन किया गया है, शक्ति का अभिप्राय बताया गया है, उस अभिप्राय में बताया गया है कि कुछ करने की शक्ति, व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ करने की शक्ति। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है तो उस कार्य को करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए या फिर अपने समाज के लिए कुछ कार्य करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जब वो कुछ कार्य करता है तो उस कार्य को तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है कि उस कार्य को वो किस प्रकार से सही दिशा प्रदान कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए वो शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य को पूर्ण रूप से करता है। इसी के अंतर्गत शक्ति को बताते हुए हमारा पहला टॉपिक था वो शक्ति की अवधारणा। दूसरा जो टॉपिक है वह है शक्ति का बल और प्रभाव से प्रयोग। इस शक्ति का बल, शक्ति का बल से तात्पर्य कि हम शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बल के द्वारा। इसके ऊपर शारीरिक बल लगा सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुरूप, या फिर आर्थिक रूप से दंडित कर सकते हैं। तो देखिए शक्ति और बल एक ही माना गया है। शक्ति और बल दोनों को एक ही बताया है और कहा है शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति। शक्ति अपने आप में एक क्या है? शक्ति अपने आप में एक बल है, जबकि बल क्या है? बल अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर मार रहा है तो जब वह उसको मार रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? अपने बल का प्रयोग कर रहा है। और बल अपने आप में क्या है? एक प्रकट शक्ति, की वो अपनी शक्ति दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि शक्ति क्या है? एक प्रकार से प्रकट बल है। तो देखिए जिस प्रकार से पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति होती है। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जब समाज के अंदर अपराध ज़्यादा होते हैं तो उन अपराधों को रोकने के लिए कानून में व्यवस्था है। कानून में व्यवस्था है कि वह पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस का एक उदाहरण है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि
थी कि किस प्रकार से पुलिस अपराधी को दंडित करने की शक्ति अपने पास रखता है। तो देखिए क्या करता है, पुलिस क्या करती है, पुलिस अपराधी को दंडित करती है, लेकिन जब तक वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक रूप से शारीरिक दंड भी हो सकता है, और आर्थिक दंड से या फिर शारीरिक दंड कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। या तो उसके पास, या तो उसको वो शारीरिक दंड देगी, शारीरिक दंड देगी तो किसका प्रयोग करेगी, बल का प्रयोग करेगी, क्योंकि शारीरिक दंड के अंदर क्या होता है, मारपीट, उसको मारेगी पीटेगी, तो वो एक प्रकार से क्या है, वह एक शारीरिक दंड जो है क्या है, शक्ति है। और अगर पुलिस उसको आर्थिक दंड देती है, आर्थिक यानी कि उससे कुछ जुर्माना लेके और उसे छोड़ दे, तो यह यहाँ पर सिर्फ शक्ति का प्रयोग हुआ है, शक्ति का प्रयोग करके सिर्फ उससे क्या दिया गया, आर्थिक दंड। लेकिन अगर जब वो उसके ऊपर मारपीट करती है शारीरिक रूप से, तो वो शक्ति के अंदर अपने बल का प्रयोग भी करती है। इसी प्रकार से शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित होती है। अगर आप में से कोई भी कुछ गलती कर रहा है, क्लास के अंदर सही से नहीं बैठा है, पढ़ नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक टीचर के पास शक्ति है, वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल सकता है। उसके पास ये क्या है, एक प्रकार से ये शक्ति निहित है। लेकिन और जब वह वास्तव में ऐसा करता है, अगर कोई शिक्षक वास्तव में ऐसा करके किसी विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल देता है, तो वो शक्ति किस में बदल जाती है, वह शक्ति बल में बदल जाती है, कि उसने बलपूर्वक अपनी आवाज़ में कठोरता लाकर उस बच्चे को क्लास से बाहर जाने का कहा, तो वह क्या है, एक प्रकार से बल का प्रयोग किया गया है। शक्ति जो होती है, शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, कहना और करना। शक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बल का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी को दंडित करते हैं शारीरिक रूप से, तब, या फिर अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि शिक्षक ने देखा कि क्लास के अंदर विद्यार्थी जो है वह सही प्रकार से अपना अध्ययन नहीं कर रहा है, तब शिक्षक को लगा कि यह दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस कर रहा है। जब दूसरे बच्चों को डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो उसने क्या करा, शिक्षक ने उस विद्यार्थी को क्लास से बाहर निकलने को कहा। कहने पर भी वो विद्यार्थी बाहर नहीं निकला, तो उसने सिर्फ अपनी शक्ति बताई कि मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, शक्ति बताई गई। लेकिन ये बल में कब परिवर्तित हुआ, ये बल में जब परिवर्तित हुआ जब उस शिक्षक ने उस विद्यार्थी को वाकई में क्लास से बाहर निकाल दिया, तो यह क्या हो गया, यह एक प्रकार से बल हो गया कि बल का प्रयोग किया, अपने बल का प्रयोग करते हुए शक्ति को सुचारू रूप से सही दिशा में लगाया। तो ये होता है शक्ति का बल। तो देखिए इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। शक्ति और समानता एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को जन्म देती है, और उसके पीछे कठोर बौद्धिक बल का प्रयोग होता है। दोनों एक दूसरे को सफलता प्रदान करते हैं। शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति कैसी होती है, दमन करने वाली, और उसके पीछे क्या होता है, कठोर भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम प्रभाव की बात करें तो प्रभाव क्या है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक है। प्रभाव क्या है, प्रभाव एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी की व्यक्ति की क्या इच्छा है हम उसी की इच्छा के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करें, नहीं, उसके अनुसार नहीं होता, बल्कि उसके विरुद्ध होता है कि हमें उससे किस प्रकार का शक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है और इसकी सफलता पर आधारित प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है और शक्ति अप्रजातांत्रिक। शक्ति जो है वह अप्रजातांत्रिक बताई गई है, जबकि प्रभाव पूर्णतः कैसा बताया गया है, प्रजातांत्रिक बताया गया है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती ही है। शक्ति के अंदर भले आपस हम कह सकते हैं कि शक्ति बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है,
लेकिन फिर भी स्थिरता के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? प्रभाव, अपना प्रभाव बनाने की आवश्यकता होती ही है। प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति का प्रयोग की आवश्यकता होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना कराते थे, जबकि महात्मा गांधी जो थे वह प्रभाव का प्रयोग करते थे। यहाँ पर समझने की बात है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज शक्ति के माध्यम से, मारपीट के माध्यम से, ऊंची आवाज़ के माध्यम से क्या करते थे? अपनी बातें मनवाते थे भारतीय जनता से। जबकि महात्मा गांधी, अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कभी भी मारपीट को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा जो कार्य शांतिपूर्व वार्तालाप के द्वारा हल किया जा सकता है, उसके लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो उनकी जो बातें होती थी, अंग्रेजों से जब वो बात करते थे या आपस में कोई किसी से भी बात करते थे, तो वह बात करने के बाद अपना एक प्रभाव छोड़ जाते थे। उस प्रभाव के कारण ही वह आगे बढ़े। तो ये होता है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, कि प्रभाव इंसान का किस व्यक्ति पर किस प्रकार का पड़ता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम शक्ति के रूप के बारे में पढ़ेंगे।